नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जीन की परिभाषा एवं इसकी अवधारणाएं जो कि समय समय पर दी गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सजीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, वो प्रत्येक प्रकार का एक विशिष्ट लक्षण एक विशिष्ट जीन के द्वारा परिलक्षित होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षणों के वंशागत होने की प्रवृत्ति को हम आनुवंशिकी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो लक्षणों की वंशागति होती है, इसके लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं उनको हम जीन कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में जिस कारक का उन्होंने जिक्र किया था कि लक्षणों की वंशागति के लिए कारक जिम्मेदार होते हैं, उन्हीं कारक को हम आज वर्तमान में जीन कहते हैं। ये जो जीन शब्द दिया गया है, ये 1909 में जोहानसन द्वारा दिया गया और जीन की जो परिभाषा दी गई है वो 1925 में टी.एच. मॉर्गन द्वारा दी गई है। उन्होंने ये कहा था कि गुणसूत्र पर उपस्थित कण जिन्हें कि अन्य कणों से उत्परिवर्तन अथवा पुनर्योजन के परिणाम स्वरूप पृथक किया जा सकता है, उन्हें हम जीन कह सकते हैं। उन्हें हम जीन कहते हैं। तो उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी थी वो यही थी, जिसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनी पार्टिकल्स ऑन द क्रोमोसोम which can be separated from other particles by mutation or recombination is called a gene। और अगर हम सामान्य भाषा में इसकी बात करें तो किसी भी लक्षण विशिष्ट की आनुवंशिकी यानी उसकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, किसी भी लक्षण विशिष्ट की आनुवंशिकी को निर्धारित करने वाली इकाई को हम जीन कहते हैं। अब जीन के बारे में आधुनिक अवधारणाएं क्या क्या है। जीन जो कि हम जानते हैं कि डीएनए के अंश होते हैं। अब ये जो डीएनए के अंश होते हैं, इनको किस किस नाम से है जो जाना जाता है उनकी प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्ट्रॉन, डीएनए का सबसे बड़ा खंड जो जीन की क्रियात्मक इकाई को निरूपित करता है, अर्थात जिसे हम जीन की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिस्ट्रोन देख रहे हो। सिस्ट्रोन जीन का एक क्रियात्मक रूप है और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट निर्मित होता है उसे हम प्रोटीन कहते हैं। दूसरा है रिकॉन, डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें जीन विनिमय एवं पुनर्योजन की क्षमता हो। जीन विनिमय एवं पुनर्योजन, जीन विनिमय से हमारा मतलब है कि
जीनों का आपस में एक्सचेंज होना एवं पुनर्योजन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय के बाद में वापस नए डीएनए अणुओं का निर्माण होना, इस घटना को पुनर्योजन कहते हैं। तो डीएनए का कोई भी एक छोटे से छोटा खंड जिसके अंतर्गत इन घटनाओं के होने की संभावना हो, क्षमता हो, उसको हम रिकॉन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ऊपर की तरफ आपको एक स्टैंड नजर आ रहा है, जो एक डीएनए के दो स्टैंड है। इन डीएनए के स्टैंड के बीच में किस प्रकार से है जो रिकॉम्बिनेशन होता है, वो आप नीचे की तरफ है जो इसमें आपको समझाया गया है, आप देखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन अपने क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप दोनों डीएनए अणुओं के बीच में उनके नाइट्रोजनस बेस का एक्सचेंज होता है, जिसके फलस्वरूप बाद में दो नए जो डीएनए अणु बनते हैं उनके अंतर्गत पुनर्योजन होता है, अर्थात उनके अंदर नाइट्रोजन बेस का है जो चेंज होने के फलस्वरूप नए डीएनए अणुओं का निर्माण होता है, जो कि अपने पैतृक डीएनए अणुओं से अलग होते हैं। फिर है म्यूटॉन। म्यूटॉन डीएनए का वह न्यूनतम अथवा छोटा खंड जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता हो। उत्परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है कि डीएनए खंड में उपस्थित नाइट्रोजन बेसिस के अंतर्गत कोई अचानक परिवर्तन हो जाना। अब यहां पर आप देखेंगे कि यह जो एक डीएनए स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंतर्गत आपको एडेनिन जो आपको दे रखे हैं, ये 6 नाइट्रोजन बेस आपको दिखा रखे हैं। इनके अंतर्गत आप देखो एक ए और ई, इन दोनों के अंतर्गत आपको है जो म्यूटेशन दिखाया गया है कि इनके अंतर्गत एक म्यूटेशन होने की संभावना है। तो जब भी कभी डीएनए स्टैंड के अंदर किसी नाइट्रोजन बेस में अगर परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला है रेप्लिकॉन। यह डीएनए प्रतिकृतिकरण की सबसे छोटी इकाई है। प्रतिकृतिकरण का मतलब है कि डीएनए अणु की प्रति अर्थात उसकी कॉपी का निर्माण करना। तो डीएनए अणु की कॉपी अर्थात उसकी अगर हूबहू अपने को नकल करनी है, उसका दूसरा अणु बनाना उसी जैसा, तो इस घटना को प्रतिकृतिकरण कहते हैं। और इसके लिए जो आवश्यक हमें जो डीएनए खंड की जरूरत होती है, वो डीएनए का छोटा से छोटा खंड जो कि प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, उस खंड को हम रेप्लिकॉन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक है जो रेप्लिकॉन दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ से इस रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है और बाद में रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ है जो चलता है। आगे अनुलेखन इकाई। अनुलेखन से हमारा तात्पर्य है कि जैसा कि हम सेंट्रल डॉगमा में पढ़ चुके हैं, जो फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया था कंसेप्ट, उन्होंने ये समझाया था कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है उनका प्रवाह, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, और प्रोटीन लास्ट में है जो लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये जो सूचना का प्रवाह है, इसके अंतर्गत जब डीएनए से एमआरएनए अणु का निर्माण होता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अनुलेखन। तो जो डीएनए का वह खंड जिससे एक एमआरएनए अणु या आरएनए अणु का अनुलेखन होता है, उस खंड को हम अनुलेखन इकाई कहते हैं।
यहाँ पर आपको एक अनुलेखन इकाई दिखाई गई है जिसके अंतर्गत आपको एक डीएनए अणु है जिसके अंतर्गत आपको ये कोडिंग स्टैंड नजर आ रहा है और उसके ऊपर है जो टेम्पलेट स्टैंड नजर आ रहा है। कोडिंग स्टैंड जिस स्टैंड की ध्रुवता 5 to 3 डायरेक्शन होती है वो कोडिंग स्टैंड होता है, और इसके विपरीत आपको 3 to 5 डायरेक्शन इसके विपरीत आपको है जो ऊपर वाला जो स्टैंड है वो टेम्पलेट स्टैंड कहलाता है। यहाँ पर अनुलेखन इकाई में आपको एक प्रोमोटर नजर आ रहा है। प्रोमोटर के साथ में इस तरफ आपको टर्मिनेटर, और इन दोनों के बीच में होता है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है। प्रोमोटर से ही आपके आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और यहाँ से है जो फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। बाद में स्ट्रक्चरल जीन के अनुरूप जो उसकी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होती है, ठीक है, उसी के अनुसार है जो आरएनए अणु का निर्माण होता है। और टर्मिनेटर से मतलब है यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की अनुक्रम पाया जाता है नाइट्रोजन बेस का, जो कि इस अनुलेखन प्रक्रिया को अनुलेखन प्रक्रिया की समापन प्रक्रिया को संपन्न करता है। ओपेरॉन डीएनए का वह खंड जिसमें संरचनात्मक, ऑपरेटर तथा नियामक जीन संलग्न रहकर एक विशिष्ट कार्यात्मक इकाई का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ओपेरॉन जो है वो डीएनए का ऐसा खंड है जिसमें कई जीन एक साथ पास पास रह करके सामूहिक रूप से एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे आपने आज अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने लैक ओपेरॉन मॉडल, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो यहाँ पर जैसे अपन लैक ओपेरॉन की बात करते हैं तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से संबंधित जितने भी प्रकार के जो एंजाइम्स आवश्यक होते हैं वो सारे एंजाइम एक ही डीएनए खंड के द्वारा उन एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है। तो जब कभी भी किसी एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए या लैक्टोज की उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का निर्माण जीनों का एक समूह एक साथ एक विशिष्ट कार्यात्मक इकाई के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करता है, तो इस प्रकार के जीनों के समूह को ओपेरॉन कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जो आपको ओपेरॉन दिखाया गया है उस ओपेरॉन के अंतर्गत आपको 4 जीन दिखाई दे रही है, ए बी सी डी। इसी के साथ साथ ये जो चारों जीन है इनको हम ये दोनों पास, ये चारों पास पास आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। ये चारों जीन जब ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन करेगी इसके फलस्वरूप एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से जो ट्रांसलेशन के फलस्वरूप 4 प्रकार के प्रोटीन बनेंगे और ये चारों प्रोटीन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया में एक विशिष्ट उपापचय क्रिया को संपन्न करेंगे। तो जब कभी भी एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए सारे जीन एक साथ संलग्न रहकर कार्य करते हैं तो हम उसे ओपेरॉन करते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो आपको ऑपरेटर जीन दिखाई दे रही है और ऑपरेटर जीन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोमोटर
जीन दिखाई दे रही है और सबसे बाएं आपको रेगुलेटरी जीन दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ऑपेरॉन के अंदर है जो प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये तीनों जीन है जो सामूहिक रूप से कार्य करती है और इन सब का है जो नियमन होता है वो रेगुलेटरी जीन के द्वारा होता है। धन्यवाद।